नमस्कार, ये है न्यूज लॉन्ड्री पॉडकास्ट और आप सुन रहे हैं एनएल चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अतुल चौरसिया। आपका खर्चा आपकी चर्चा, हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा में आज हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे मैं आप सबका पहले परिचय करवा दूं। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार कॉलमनिस्ट नीरजा चौधरी हैं, जो कि हमसे जूम पर जुड़ रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम चर्चा में आपका। और इसके अलावा हमारे साथ न्यूज़ लॉन्ड्री के हमारे यहाँ दो साथी हैं जो कि हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ हैं हृदय जोशी और शार्दुल कात्यायन। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। तो पिछले हफ्ते मैं नहीं था, मुझे कुछ लोगों के प्रतिक्रियाएं भी आई। शार्दुल ने बहुत अच्छे से चर्चा का संचालन किया। जो विषय हैं मुख्तसर तौर से उनकी बात मैं करूँ तो राजस्थान में कांग्रेस का जो रिबेलियन हुआ या अध्यक्ष पद की जो पूरी कांग्रेस पार्टी की एक प्रक्रिया चल रही है, वो इस समय एक बड़ी चर्चा का विषय है। और इतनी बड़ी चर्चा वो बन गई कि एक और बड़ी चर्चा जो कांग्रेस पार्टी चलाना चाहती थी, जो कि राहुल गांधी की पदयात्रा थी, वो पीछे छूट गई और बातचीत का दायरा कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो गया है। तो ये हम बातचीत करेंगे, इसीलिए हमारे साथ आज नीरजा जी मौजूद भी हैं। उनका लंबा अनुभव रहा है राजनीति को कवर करने का, तो हम उनके अनुभव से भी समझेंगे कि ये जो चल रहा है वो कांग्रेस में क्या है, या ये कुछ पुराने पैटर्न पर चल रहा है, कुछ नई चीज़ हो रही है, क्या हो रहा है। शार्दुल, मैं चाहूँगा कि आप सबसे पहले हमारे जो श्रोता हैं उनको इस हफ्ते की जो बड़ी सुर्खियां हैं, जो हेडलाइंस हैं, उनके बारे में एक बार इत्तला दे दें और फिर हम चर्चा को खोलते हैं। जी अतुल, पहली खबर राजस्थान से ही है। जैसा अतुल ने बताया, कांग्रेस ने अपने 3 विधायकों, जिनमें मंत्री शांति धारीवाल, विधानसभा में उनके चीफ विप महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौड़ को कारण बताओ नोटिस जारी किया जी। और इसकी वजह थी कि इन तीनों ने कांग्रेस की जो लेजिस्लेटिव पार्टी मीटिंग थी उसके समानांतर एक मीटिंग बुलाई, और इन सब बातों में हम विस्तार में बात करेंगे। जड़ में अशोक गहलोत और सचिन पायलट का मनमुटाव है। बिल्कुल। कांग्रेस से जुड़ी दूसरी सुर्खी, कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के लिए आज जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं 30 सितंबर की शाम तक नामांकन की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। होगी अब नामांकन प्रक्रिया आज समाप्त हो गई 3 बजे, दोपहर तक का समय। मुझे लगा कुछ दिन झगड़ा और चलेगा। नहीं, झगड़ा चलेगा पर नामांकन खत्म हो गया। पूरे हफ्ते अलग अलग तरह के कयासों और किरदारों के बाद शशि थरूर, मल्लिकार्जुन खड़गे और KN त्रिपाठी का नामांकन फाइनल हुआ। ये 3 है। अच्छा, 3 नाम हो गए? मैं तो अभी तक 2 ही नाम पता था मुझे। ये KN त्रिपाठी, कोई और एक तीसरा नाम आ गया? जी, शायद उड़ीसा से है। अच्छा, बहुत बढ़िया। इन चुनाव पर मत 17 अक्टूबर को डलेंगे और नतीजा 19 अक्टूबर को आएगा। अगली सुर्खी PFI की है। केंद्र सरकार ने बुधवार को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और उसके साथी संगठनों पर UAPA के तहत प्रतिबंध लगा दिया। जी जी। इससे पहले पिछले करीब 1 हफ्ते 10 दिन से NIA और अन्य जांच एजेंसियां पूरे देश में कई जगह छापेमारी कर रही थीं। इनमें 250 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार हुए, काफ़ी सामग्री बरामद की गई और PFI पर देश विरोधी गतिविधियों और हिंसक आतंकी गतिविधियों में लिप्त होने या जुड़े होने का आरोप है। सुप्रीम कोर्ट से है अगली सुर्खी। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए जो 10% आरक्षण है उस पर जो सुनवाई चल रही थी उस पर अपना निर्णय सुरक्षित रखा। ये प्रावधान भारत सरकार ने संविधान के 103वें संशोधन के बाद लागू किया था जी, जिसके तहत जातिगत आरक्षणों के अलावा 10% आरक्षण सवर्ण लेकिन गरीब तबके के लिए था, आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए। अगली सुर्खी भी सुप्रीम कोर्ट से। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अच्छा और ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसमें उन्होंने कहा कि सुरक्षित और संरक्षित गर्भपात कानूनी तौर पर हर महिला का हक है, चाहे वो विवाहित हो या अविवाहित हो। और इसमें एक एडिशनल अच्छी बात यह है कि उन्होंने इसमें मैरिटल रेप को भी जगह दी, जिसको हमारे नेतागण और कानून बनाने वाले बहुत छूना पसंद नहीं करते। तो अगर ऐसी कोई महिला है जिसके साथ उसके पति ने ज़बरदस्ती संबंध बनाए हैं और वो गर्भ को नहीं चलाना चाहती, तो वो 24 हफ्ते के भीतर जो समय है वो सिर्फ अपनी मर्जी से ये गर्भपात करा सकती है। ठीक है। ऋषिकेश में एक होटल में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करने वाली युवा महिला अंकिता भंडारी की उनकी हत्या हो गई थी और उस आरोप में उत्तराखंड के पूर्व मंत्री विनोद आर्य के बेटे पुलकित आर्य को गिरफ्तार किया गया। उनके साथ 2 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 3 लोग इस पूरे मामले में गिरफ्तार हुए। विनोद आर्य भारतीय जनता पार्टी के नेता और मंत्री रहे। हाँ, मंत्री रहे हैं उत्तराखंड में।
पूर्व मंत्री हैं, और अंकिता जिस होटल में काम करती थी वह पुलकित का था, और सरकार ने अब उस पर इस मामले के कुछ दिन बाद बुलडोजर चलवा दिया। और आरोप यह है कि आरोपी अंकिता पर रिसेप्शनिस्ट होने के साथ साथ देह व्यापार में जुड़ने का भी दबाव डाल रहे थे, और उसने जब प्रतिरोध किया तो उसे मार दिया। समय रहा तो आज हम इस पर बात करेंगे जी। अगली सुर्खी अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई है। इस हफ्ते भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले ऐतिहासिक स्तर को फिर से टच कर गया। पिछले हफ्ते ये 81 पर पहुंचा था, इस हफ्ते सोमवार को 81 रुपये 87 पैसे पर पहुंचा, और अभी रिकॉर्डिंग के समय 81 रुपये 44 पैसे पर है। ठीक है। और इसके साथ आज ही शुक्रवार को आरबीआई ने अपने रेपो रेट में भी बढ़ोतरी की, जिससे महंगाई पर थोड़ा काबू पाया जा सके। और जैसा हमने 2 हफ्ते पहले बात की थी, जो गिरता विदेशी मुद्रा भंडार है, और इस सब के पीछे पूरा कारण है कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने अपने रेट बढ़ा दिए हैं। महंगाई कम करने के लिए ये किया जा रहा है, लेकिन जिनके घरों के लोन हैं वो अपने लोन पढ़ने सारे लोन महंगे हो जाएंगे, घर, कार, पर्सनल, स्टूडेंट। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान ये बयान दिया कि अमेरिकी मीडिया के द्वारा भारत का कवरेज पूर्वाग्रह से भरा होता है। और उनका कहना था कि आप अखबार देखकर, ये अखबार का नाम देखकर ये बता सकते हैं कि उसमें क्या लिखा होगा। मजे की बात यह है, मैं विदेश मंत्री से अग्री करता हूँ, लेकिन बिल्कुल दूसरे कारण से। वो क्या भारत में टीवी चैनल का नाम सुन के आप बता सकते हैं कि वहाँ क्या नहीं, वो जो कह रहे हैं ना कि बायस है, वो हम भी मानते हैं, लेकिन वो बायस किस वजह से, इस पे मतभेद है। खैर, आखिरी भाई ये इस तरह से भी इसको कहा जा सकता है जो हृदय ने कहा कि भारत के बारे में भी यही बात सच है। नीरजा जी से मैं सोच रहा हूँ, इतनी हेडलाइन हमने बोला है तो मैम ये कहना कि जो कि हम सब मानते हैं कि वॉल स्ट्रीट जर्नल को कौन चलाता है और न्यूयॉर्क टाइम्स को कौन चलाता है, फॉक्स न्यूज़ को कौन, तो ये कहा जाता है कि ये कंट्रोल्ड है और ये इंडिया की कमियां ढूंढते हैं। आपका इस पर एक टिप्पणी चाहेंगे, क्योंकि हम हेडलाइन के तौर पे इसे ले रहे हैं। ये विदेश मंत्री ने कहा है कि पूर्वाग्रह है उनका। देखिए, यहाँ से तो काफी कड़े शब्दों में कहा गया है, क्योंकि जो भारत के ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड पे और जो चीजें कुछ हो रही हैं उस पे निंदा हुई है, तो सरकार को ये अच्छा नहीं लगा है। लेकिन उनको आजादी है, उनकी फ्री प्रेस है, उनको कहने दीजिए। अगर हमारा उसमें तथ्य नहीं है, आपने विरोध किया, क्रिटिसाइज किया, ठीक है, तो मुझे लगता है उसको वहीं छोड़ देना चाहिए। कई देशों में है उनका फ्रीडम ऑफ, हो सकता है कुछ ये बड़े बड़े जो पेपर्स हैं या मीडिया हाउसेस हैं वो एजेंडा के तहत कर रहे हैं भारत के खिलाफ। ऐसा मुझे नहीं लगता है। उनकी अपनी सोच है कि यहाँ संकीर्ण हो रही है जो राइट्स हैं और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन खासकर, और तो उनका अपना क्रिटिसिज्म है, होने दीजिए। हमारा देश इतना मजबूत, इतना बड़ा है और इतना कॉन्फिडेंट है कि ये छोटी बातों पे हमें ज्यादा तूल नहीं देना चाहिए उसको। इसका एक चीज और भी है कि भाई भारतीय जो संदर्भ है, भारतीय संदर्भ का, और जो पश्चिमी मीडिया देख रहा है, वो उनकी अपनी अवधारणा जो है, चाहे फ्रीडम की हो, चाहे डेमोक्रेसी की हो, लोकतंत्र की हो, उस नज़रिए से देख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो एकदम से भारतीय नज़रिए से मैच तो नहीं खाएगा। तो इतना स्पेस भी रखना चाहिए कि हाँ, दोनों के विचारों में अंतर रहेगा। ये बात तो ठीक है, मैं जो अग्री करने की, लेकिन दूसरे कारणों से बात कर रहा था, वो इसलिए कि हम लगातार मीडिया के मालिक कौन है उसके स्वामित्व पर बात करते हैं ना, वो वहाँ भी वहीं जुड़ा हुआ है, वो बायस वहाँ से आता जबकि वो एजेंडा की बात कर रहे हैं। खैर, आखिरी हेडलाइन जी, ईरान से। वहाँ पिछले, हम सभी को पता है, पिछले कुछ हफ्ते से प्रदर्शन जारी हैं और थम नहीं रहे हैं, लेकिन अब सरकार ने इस हफ्ते काफ़ी कड़े कदम उठाए। 50 से ज़्यादा लोग इन प्रदर्शनों में मारे गए हैं, और इन प्रदर्शनों का नेतृत्व तो महिलाएं कर रही हैं, जो हिजाब के विरोध में हो रहा है। इसकी शुरुआत महसा अमीनी एक महिला थी जिनको गिरफ्तार किया था पुलिस ने कि उन्होंने हिजाब गलत पहना था, उनकी पुलिस हिरासत में मौत के बाद हुई। ठीक है। और इसमें एक बात मैं जोड़ दूं छोटी सी कि जब शार्दुल आए थे स्टूडियो में, तो मैंने यही बात कहनी चाहिए थी इनसे कि जो वहाँ लड़कियां हैं हिजाब के विरोध में, वो एंटी फैशिस्ट सॉन्ग गा रही हैं जिसका पर्शियन वर्जन,
तो इन्होंने मुझे स्नब कर दिया कि मैं सॉन्ग नहीं सुनता, मतलब मैं जिसका कोई गाने मतलब नहीं नहीं है। सुनता और मेरा फिल्मों से लेना वो देना बेला नहीं है चाओ तय। चाओ चाओ, फिर आपने बताया तो उसके बाद इन्होंने यूट्यूब में सुना उस गाने को। लेकिन हाँ। चलिए वापस चलते हैं। तो एक दो वो है जो थोड़ी सी अनाउंसमेंट है हमारे उसके श्रोताओं के लिए कि हमारा मीडिया रंबल जो कि सालाना हमारा इवेंट है न्यूज़ लॉन्ड्री का, वो इंडिया हैबिटेट सेंटर में होने जा रहा है। 14 और 15 अक्टूबर को है ये 2 दिनों में। देश भर से, दुनिया भर से मीडिया के एक्सपर्ट, जर्नलिस्ट, तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठा होते हैं। बहुत सारे सेशंस हैं। हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए मीडिया रंबल के सारे जो सत्र हैं, जो सारे सेशन हैं, ये फ्री हैं, ओपन हैं, सब वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। बाकी लोगों के लिए टिकट का प्रावधान है। तो न्यूज़ लॉन्ड्री का सब्सक्रिप्शन जिन लोगों ने नहीं लिया है वो लेकर भी इसका हिस्सेदार बन सकते हैं। चर्चा की जो शुरुआत में जो सबसे पहला विषय है उस पर हम आना चाहते हैं। और कांग्रेस पार्टी में जो उथल पुथल मची हुई है, एक लंबा अरसा हो गया कांग्रेस पार्टी की जो समस्याएं हैं वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। और उस समस्या के समाधान के तौर पर इस चीज़ को देखा जा रहा था कि अध्यक्ष पद का चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से हो, पारदर्शी तरीके से होगा, और उससे पार्टी में जो समस्याएं हैं वो कुछ हद तक दूर करने में मदद मिलेगी उससे। और पार्टी की जो समस्या नेतृत्व को लेकर है, लीडरशिप को लेकर है, एक तरह की भ्रम की भी स्थिति है, दुविधा की भी स्थिति है अभी कि लीडर एक्चुअल में कौन है। अंदर सबको पता है कि कौन लीडर है, लेकिन ऊपर से अध्यक्ष पद से, पूर्णकालिक अध्यक्ष पद से राहुल गांधी ने इस्तीफा दे दिया था 2019 के चुनाव के बाद से लोकसभा, और तब से अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर सोनिया गांधी काम कर रही। तो एक तरह की गफलत की भी स्थिति थी। इन तमाम स्थिति और उसके बाद लगातार पार्टी से लोगों का जाना, नेताओं का छोड़ना, चुनाव दर चुनाव कांग्रेस पार्टी की हार, इन सब को मिलकर ये एक राय बनी कि भाई कांग्रेस पार्टी के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर आमूल-चूल बदलाव की ज़रूरत है। नेतृत्व के स्तर पर, साथ में संगठन के स्तर पर बदलाव की ज़रूरत है, नए विकल्प तलाशने की ज़रूरत है। इन तमाम चीज़ों के इलाज के तौर पर, हल के तौर पर, और इस बीच में हमने ये भी देखा कि 23 बड़े नेताओं का, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं का एक गुट था जिसने एक बड़ी चिट्ठी लिखी और इस बदलाव के लिए तमाम सुझाव दिए और इसकी ज़रूरत पर जोर दिया, दबाव डाला एक तरह से शीर्ष नेतृत्व पर, जिसको हाईकमांड कहते हैं। इसके बावजूद जो समस्या का समाधान का जो के तौर पर अध्यक्ष पद का जो चुनाव देखा जा रहा था, वो अपने आप में एक बड़ी समस्या बनकर हमारे सामने आया कि कैसे अशोक गहलोत को चुनाव लड़ना था और वो अपने राजस्थान के मुख्यमंत्री पद और अध्यक्ष पद, इन दोनों के बीच में के चुनाव को ठीक से हैंडल नहीं कर पाए या इसको संभाल नहीं पाए, या उनकी महत्वाकांक्षा कहिए कि वो दोनों पद एक साथ अपने हाथ में रखना चाहते थे, और उस चक्कर में एक नए किस्म का फजीहत हुई कांग्रेस पार्टी की। फिलहाल आज जब हम ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं तब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए जो नामांकन होने थे वो ख़त्म हो चुके हैं। और जैसा कि शार्दुल ने बताया कि इस रेस में अब मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, शशि थरूर हैं, और तीसरे नेता एक और हैं के.एन. त्रिपाठी। तो ये एक आश्चर्यजनक रूप से तीसरा नाम सामने आया है आखिरी क्षण में। नीरजा जी से मैं सबसे पहला सवाल यही कि थोड़ा सा अगर ये समझा पाएं कि जिस चीज़ को समस्या के समाधान के तौर पर देखा जा रहा था वो समस्या और बड़ी हो गई है। कहा जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व या जो टॉप फैमिली है, गांधी परिवार है, वो न्यूट्रल रहेगा इस मामले में, ये मैसेज दिया गया। लेकिन जिस तरह से अशोक गहलोत के पीछे को खड़ा करने की कोशिश की हो रही थी, और जब उन्होंने एक किस्म का रिबेलियन दिखाया तो फिर दूसरे कैंडिडेट के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे को खड़ा किया गया। तो एक तरह से ये एक तरह का मतलब दिखावा या कहें ये फर्जी वो तरीका है कि एक बार फिर से एक ऐसे कैंडिडेट को खड़ा करके और पीछे से पार्टी को संचालित करने की कोशिश गांधी परिवार कर रहा है। तो फिर बदलाव कैसे होगा? देखिए, आपने बहुत सारे सवाल एक ही प्रश्न में जी पूछ लिए हैं, लेकिन वो सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, ये भी सच है जी। तो ये आपने ठीक कहा, 2 साल पहले से एक बुदबुदाहट थी, और पहले से ही 19 से ही जब ये पार्टी हारी और नरेंद्र मोदी दोबारा पावर में आए और मजबूती से आए, उनकी जो फिगर थी, आंकड़े थे, बढ़ गए लोकसभा में, और कांग्रेस कमजोर होती दिखी और राहुल गांधी ने रिजाइन कर दिया। उसके बाद राहुल को मना नहीं पाई पार्टी कि आप कंटिन्यू करिए, और सोनिया गांधी
इंटरिम प्रेसिडेंट हो गई। अब सोनिया गांधी काफी समय से कह रही है मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, किसी और को बनना चाहिए, पर किसी और से उनका मतलब एक्चुअली राहुल गांधी ही था कि किसी ना किसी तरह वो वापस। तो ये जो आक्रोश सा था पार्टी के अंदर कि राहुल गांधी कांग्रेस प्रेसिडेंट तो नहीं है, लेकिन निर्णय वो सब ले रहे हैं, बिहाइंड पर्दे के पीछे सब निर्णय वो ले रहे हैं और उन्हीं के पास चीजें जाती हैं। तो ये G23 का जो गुट था नेताओं का, उन्होंने कहा कि एक तो फुल टाइम प्रेसिडेंट होना चाहिए, दूसरा प्रेसिडेंट इलेक्ट होना चाहिए, और तीसरा जो बॉडीज हैं कांग्रेस वर्किंग कमेटी जैसी कांग्रेस के अंदर, उनको भी इलेक्ट होना चाहिए। तो ये डिमांड उठती गई, लेकिन उसके बारे में कुछ नहीं हुआ। चुनाव की बात हुई, स्थगित हो गए और मामला अब तक आ गया। फाइनली डिसाइड किया कि चुनाव होंगे। अब उन चुनाव में इन्होंने एक तीर से दो निशाने करने की कोशिश की कांग्रेस हाईकमान ने। जी। और वो था कि राजस्थान में बदलाव हो जाए, क्योंकि अंदरूनी सर्वेस जो इनको बता रहे थे कि 2023 में जब चुनाव होगा राजस्थान में, तो पार्टी के हारने की आशंका। जी। और 4 साल की एंटी इनकम्बेंसी हो गई है। तो वहां अगर सचिन पायलट एक नया यंग चेहरा और एक ब्रेक फ्रॉम द पास्ट होगा, उनको लाया जाता है, तो शायद डैमेज थोड़ा कम हो सकता है, सीटें बढ़ जाएं, और ये एक अच्छा कदम होगा क्योंकि भविष्य का वो चेहरा होंगे। और अगर अनुभवी नेता अशोक गहलोत 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, बहुत खासे मतलब मैं मानती हूँ दिग्गज नेता हैं, ठहराव वाले नेता हैं, और अनुशासन को समझते हैं और देश को समझते हैं, ओबीसी हैं, और गांधी परिवार के साथ उनका बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस का रिश्ता रहा है, और गांधी परिवार भी उनको लॉयलिस्ट मानते रहे हैं। तो वो अगर दिल्ली आ जाए, नेशनल सीन पे आ जाए, तो ये चेंज बहुत अच्छा होगा, दोनों हाथ में लड्डू होंगे। और ये हो सकता था, अगर पायलट वहां आते सीटें बढ़ने के चांसेस ज्यादा थे, गहलोत आते तो नेशनल लेवल पे सीटें बढ़ने के चांसेस थे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि गहलोत नहीं चाहते थे नेशनल कांग्रेस प्रेसिडेंट बनना। गहलोत राजस्थान में चीफ मिनिस्टर ही रहना चाहते थे, नंबर 1, और दूसरा वो कतई सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनने देना नहीं चाहते थे। अब इस लड़ाई का भी बहुत ही, सिर्फ मैं मानती हूँ पॉलिटिकल ही नहीं है रही है ये लड़ाई, इसमें बहुत कटुता आ गई है। क्योंकि 2014 में राहुल गांधी ने जब सचिन पायलट को कहा था कि आप राजस्थान जाओ, राजस्थान जिताओ, और इशारे से कहा था कि आपको ही चीफ मिनिस्ट्री मिलेगी, तो सचिन पायलट ने अपने आप को दिल्ली से अप्रूव करके जयपुर बस गए। परिवार उनका यहाँ है, और मैं गई थी उन दिनों जयपुर। मैंने देखा था उस ऑफिस में कांग्रेस के अकेले बैठे हुए थे, और उन महीनों सालों में लाखों किलोमीटर का उन्होंने भ्रमण किया, गांव गांव गए, और पार्टी जीत के आई 18 में। लेकिन चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत बने, तो उन्होंने तब भी विद्रोह नहीं किया। राहुल गांधी ने कहा आपको आगे जाके बनाया जाएगा, तो गहलोत बन गए। लेकिन वो कटुता जो थी ना, तो आपस में मन मुटाव था, उनको डेप्यूटी सीएम बना दिया, वो बढ़ता चला गया। और फिर उनका रिवोल्ट हुआ 2020 में। जो कांग्रेस की सरकार गिराने की कोशिश थी, वो सफल नहीं हुई, और वो डिप्टी सीएम नहीं रहे, पीसीसी चीफ नहीं रहे। लेकिन हाल में उनको प्रॉमिस किया गया हाई कमांड द्वारा कि आपको यहाँ लाया जाएगा सीएम के रूप में। तो जब गहलोत, ये सब होने के बाद जब गहलोत की तरफ से, मैं मानती हूँ एक डिफाइंस या रिवोल्ट आप कहिए, हालांकि अशोक गहलोत कहते हैं मैं उसके जिम्मेवार नहीं हूँ, उन्होंने माफी भी मांग ली है पब्लिकली, सोनिया गांधी से माफी मांगी है, कल हमने देखा ये। तो
लेकिन जो रिवोल्ट हुआ, कहते हैं 92 एमएलएस थे जो कि शांति धारीवाल के घर गए। सोनिया गांधी ने कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग बुलाई, 2 ऑब्जर्वर्स गए जिसमें खरगे साहब भी थे, अजय माकन जो राजस्थान के इंचार्ज है वो थे, और चीफ मिनिस्टर के घर में मीटिंग हुई, लेकिन एमएलएस नहीं आए। अब ये मेरी जो 30-40 साल मैंने पॉलिटिक्स कवर किया, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। तो ये एक डिफायंस रिवोल्ट था जो कि माना जाता है अशोक गहलोत के इशारे के बिना नहीं संभव है, क्योंकि वो उन्हीं के लोग थे। हालांकि वो कह रहे हैं मुझे नहीं मालूम था ये। अब वहां कितने लोग थे, वो 92 एमएलएस की बात हो रही है, लेकिन एक्चुअल आंकड़ा किसी को नहीं पता है, क्योंकि उस मीटिंग के बाद एमएलएस वॉल्वो बस में गए स्पीकर के यहाँ और वहां पेशकश की कि हम असेंबली से इस्तीफा दे देंगे। जी मैम, ये पूछना चाहता था मैं आपसे, मैं हृदेश बोल रहा हूँ, ये कि आपने जो आर्टिकल लिखा है उसमें आप जैसा खुद बता रही थी कि कांग्रेस में देयर इज़ नो हाई कमान, लेकिन ये बहुत ही आश्चर्य वाली बात है। इससे पहले भी आपने जो लेख लिखे इंडियन एक्सप्रेस में हम पढ़ रहे थे, और आपने बताया था उसमें कि कितने लंबे समय से एक पार्टी जो प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी है वो बिना किसी अध्यक्ष के चल रही है, और किस तरह से लगातार एक के बाद दूसरे वो इलेक्शन हार रही है। तो हम आपसे ये समझना चाहते हैं कि अशोक गहलोत को इतनी लंबी चौड़ी जो ये पूरी कवायद हुई है, जिसमें बीच में मीडिया ने ये सवाल भी उठाया कि क्या ये आपस में कांग्रेस प्रेसिडेंट की मदद से हो रहा है, इस तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी उठाई गई, क्या उनकी सहमति से हो रहा है, क्या पायलट को धोखा दिया जा रहा है। उनको इतनी छोटी सी बात समझ में नहीं आ रही थी कि नीतीश कुमार जो है वो ओबीसी चेहरा आ रहे हैं, अगर वो ओबीसी चेहरा यहाँ अध्यक्ष बनेंगे तो एक मोबिलाइजेशन होगा, और कैचमेंट जो है ये सबसे बड़ा मोबिलाइजेशन है जिससे बीजेपी डरती है कि कहीं बैकवर्ड फॉरवर्ड ना हो जाए। तो इतनी और वो मना कर देते, ऐसा था तो वो सोनिया गांधी को कह देते मैडम मैं नहीं बनना चाहता, तो इतनी फजीयत नहीं होती पार्टी की। तो ये समझना बड़ा मुश्किल है कि इतने मेच्योर नेता जो 30-40 साल से पॉलिटिक्स कर रहे हैं और लॉयलिस्ट हैं, तो फिर पार्टी की भलाई सोचते होंगे। देखिए, आपने बहुत अहम सवाल उठाया जो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा। अशोक गहलोत जैसा अनुभवी नेता, लॉयलिस्ट नेता, अगर वो हाईकमांड की बात नहीं मान रहा है, हाईकमांड को डिफाई कर रहा है, तो फिर तो कोई भी कर सकता है। हाईकमांड का मतलब क्या है? आज मैं मानती हूँ कांग्रेस के अंदर हाईकमांड है, ये सवाल उठता है ना। राजस्थान से सवाल उठा क्या कांग्रेस में हाईकमांड है भी कि नहीं। फॉर्मली हाईकमांड है, लेकिन उसकी चलती नहीं है। अगर अशोक गहलोत जैसा लॉयल नेता, जो लॉयल माना जाता था, इतना विरोध का खड़ा कर सकता है हाईकमांड कि सीएलपी मीटिंग भी नहीं होती जो सोनिया गांधी चाहती थी। ऑब्जर्वर्स वहां 4 घंटे बैठे रहते हैं, एमएलए वहां शो अप नहीं करते हैं, और वो एमएलए जाके स्पीकर की जो मैं कहानी बता रही थी, जो वो जाके इस्तीफे की पेशकश करते हैं। मतलब इस्तीफे की पेशकश करने का मतलब क्या हुआ कि हम अलग गुट भी बना सकते हैं। राइट। तो ये तो बहुत भारी, क्योंकि हमने जो कांग्रेस देखी है ओवर द डेकेड्स, उसमें जब हाईकमांड भेजती था अपना ऑब्जर्वर स्टेट्स को, तो चीफ मिनिस्टर थर थर आते थे। अगर वो 1 लाइन रेजिग्नेशन लिखना होता था तो वो लिखते थे, अगर 1 लाइन ऑथराइजेशन करना होता था कि सब चीज कांग्रेस प्रेसिडेंट पे छोड़ी जाए, मैं इस चीज में विश्वास नहीं करती हूँ, पर वो किया जाता था। आज वो हाईकमांड नहीं है, आज वो सीएलपी मीटिंग भी नहीं होती है जो कि कांग्रेस प्रेसिडेंट चाहती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? और अशोक गहलोत, जो आपका सवाल है, अशोक गहलोत जैसे अनुभवी नेता में अगर वो आ जाते नेशनल सीन पे तो बहुत वैल्यू एडिशन, आपकी बात सही है। वो किसी भी ऑपोजिशन नेता को, स्टेट सत्रप को फोन करते तो उनके फोन लिए जाते। नहीं, वही मैं पूछ रहा था, जो अतुल से मैं बात कर रहा था कि अतुल से मैं यही बात कर रहा था कि जो नीतीश कुमार के आने से जो है एक ओबीसी मोबिलाइजेशन की बात बनती है, तो क्या अशोक गहलोत को इतनी छोटी सी बात समझ में नहीं आ रही थी, या वो उनको लग रहा था कि भैया मैं क्यों एक ऐसी पार्टी का आलाकमान बनूं जहां आलाकमान को मैं डिफाई कर सकता हूं, तो कोई मुझे भी करे, तो एक ऐसी जगह का मतलब सरदार बनना जिस पार्टी में कोई अहमियत नहीं है, तो वो ठीक है, ऐसी वो आपकी बात सही है। कोई भी आज सोचेगा कि ऐसी पार्टी का सरदार बनना, इसका मतलब ही क्या है? और वहां तो मैं बादशाह हूँ, एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर होना तो बादशाह के बराबर है। उसको मैं छोड़ के यहाँ आके क्या लूंगा? मैं 71 साल का हूँ। हो सकता है उनकी ये थिंकिंग हो, और हो सकता है ये भी, जैसा मैंने कहा, एक
कटुता का रिलेशनशिप हो गया सचिन पायलट के साथ कि हाँ। वो नहीं चाहते। उन्होंने ये हाईकमान को ऑफर किया था, ठीक है मैं बन लेता हूँ, मैं बन जाता हूँ पार्टी प्रेसिडेंट, और लेकिन मैं साथ साथ सीएम भी रहूंगा। तो अगर जब राहुल गांधी ने कहा नहीं 1 पर्सन 1 पोस्ट, तो फिर उन्होंने कहा तो मेरी मर्जी का सीएम बनाया जाए अगर मैं ये लेता हूँ। पर वो भी नहीं हुआ, सारा एक तरह का मेस हो गया जिस ठीक तरह से। गहलोत का एक, मैं मानती हूँ गहलोत ने एक बहुत छोटी पॉलिटिक्स के लिए, आप सही कह रहे हैं, भाजपा के अंदर जो एक डर तो नहीं कहूंगी, भाजपा जिस दिशा में जा रही है वो उसकी पॉलिटिक्स ओबीसी, एमबीसी, मोस्ट बैकवर्ड्स, दलित, महादलित, पसमंदा मुसलमान जिसके बारे में प्रधानमंत्री ने बात की है, इनको अपनी तरफ आकर्षित करना है। ये पुरानी भाजपा नहीं है बनिया ब्राह्मण की पार्टी, ये नई भाजपा है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, जिसमें इन तबकों को साथ लिया जा रहा है। मैं एक बात आपको कहूंगा, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं कि यूपी के इलेक्शन से पहले एक बहुत ही सीनियर भाजपा के नेता ने मुझे कहा था, मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा था कि क्या आपका फीडबैक है, तो मैंने कहा आपको जाटों से प्रॉब्लम होगी वेस्टर्न यूपी में। उन्होंने कहा नहीं, हमें जाटों से प्रॉब्लम नहीं होगी, मेरी चिंता है ओबीसी। अगर ओबीसी मुझे लगता है छोड़ के जा रहा तो हमको उनको वापस रखना है, वो हमारा जो आप कह रहे हैं ना असली कैचमेंट एरिया है। तो वो 2024 को लेके इसके बारे में बहुत सतर्क है। और यहाँ अगर ओबीसी कंसोलिडेशन होती, नीतीश कुमार छोड़ के आए हैं, लालू यादव है, और हाई टेबल जो ऑपोजिशन का होता ना, उसके साथ एक कद्दावर नेता अगर बैठते कांग्रेस प्रेसिडेंट के रूप में, तो इकट्ठा करने में सहूलियत होती। वो अब खरगे जी कर पाएंगे नहीं, मुझे मालूम नहीं, शायद दलित है, हो सकता है कर पाए, वो भी बहुत पुराने नेता हैं, अनुभवी नेता हैं, तो देखते ही क्या होता उसमें। एक सवाल और आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ लगे हाथ, क्योंकि मैं चुनाव पर ही फिर से आना चाह रहा हूँ कि हमने देखा एक बड़ा जो नेगेटिव पॉइंट हुआ और जो भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा एक बहुत बड़ा हथियार बना उनके हाथ में, वो था कि पिछले 10 साल जो सत्ता में रहे यूपीए 1 और यूपीए 2, तो ये आरोप लगता रहा कि उन्होंने एक प्रधानमंत्री बनाया और पीछे से परिवार सत्ता को संचालित करता रहा, गांधी परिवार, और उसका ये नतीजा रहता है कि बार बार कि आप पूरी तरह से पावर, एब्सोल्यूट पावर को एंटरटेन करते हैं, फ़ायदा उठाते हैं और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। अब ये जो जिस तरह से चुनाव की प्रक्रिया को शुरू करने की बात आई, तो ये लगा कि एक अच्छी चीज़ शुरू हो रही है। उसमें भी पहले एक लॉयलिस्ट अशोक गहलोत को सामने लाया गया, अशोक गहलोत ने कुछ उल्टा सीधा किया तो अब दूसरे को लाया गया। तो एक बार फिर से ये पूरी प्रक्रिया जिस ठप्पे को हटाने के लिए की जा रही है कि भाई हम ईमानदारी से पार्टी में कुछ बदलाव चाहते हैं, वो ईमानदारी कहीं ना कहीं फिर से गायब हो जाती है। और अब वो जैसे 10 साल एक प्रधानमंत्री को बिठा के सत्ता चलाई गई, उसी तरह से अब पार्टी में एक आदमी को सामने बिठाकर पार्टी चलाने की बात होगी, तो इससे फिर वो बदलाव की बात कहाँ आती है? तो इसमें गांधी परिवार की जो पूरी भूमिका है, जो नीयत है, उसके बारे में मैं थोड़ा सा समझना चाह रहा हूँ कि असल में क्या चल रहा है। मैं इसका जवाब किसी और चीज से स्टार्ट करके करना चाहूंगी। मुझे कई बार लगता है कि हमको ये नरेंद्र मोदी फिनोमेनन है ना, तो ज्यादा गहराई से समझने की जरूरत है। मुझे कई बार अपने आप लगता है मैं पूरी तरह इसको नहीं समझ पाई हूँ। ऑफ कोर्स हिंदुत्व है उसमें, नेशनलिज्म, नेशनल सिक्योरिटी उसमें है, टफ लीडर उसमें है, सोशल वेलफेयर उसमें है, ओबीसी और गरीबों को लुभाना उसमें है, कई चीजें उसका कई चीजों का मिश्रण है, ये सिर्फ हिंदुत्व नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ कभी कभी मुझे लगता है जो हिंदुस्तान का साइके बदल रहा है, खासकर यंग इंडिया का साइके जो बदल रहा है, उसमें पॉलिटिक्स, उसमें एंटाइटलमेंट के खिलाफ एक धारणा बनती जा रही, खासकर नौजवान तबका जो है हमारे देश का, और वो बहुत बड़ा तबका है इस समय। तो गांधी, आज राहुल गांधी को पप्पू दिखाने में भाजपा सक्षम क्यों हुई है वो सक्षम, लेकिन आज राहुल गांधी को उन्होंने एंटाइटलमेंट का प्रतीक बना दिया है जी, इसके खिलाफ एक रिएक्शन है। ऐसा नहीं कि राहुल गांधी जो भी कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, मतलब ऑपोजिशन नेता के होते वो बहुत
प्रहार करते हैं सरकार के ऊपर, हाँ। नरेंद्र मोदी के ऊपर, लेकिन वो जम नहीं रहे, क्लिक नहीं कर रहे हैं, ये हम जानते हैं। तो अगर ये सच है, आपको याद है ये ब्यूरोक्रेट जो था, उसने चक्कर लगाने के लिए उसको परमिशन मिली थी, कहाँ था ये जो बात हुई थी? जी बिल्कुल, ये दिल्ली में एक स्टेडियम में हुआ था, जो ब्यूरोक्रेट स्टेडियम में जो हुआ था। हाँ। जी। और कितना बवाल हुआ था उसके खिलाफ, कितना लोगों में रोष हुआ था, वो भी एंटाइटलमेंट था ना। मैं ब्यूरोक्रेट हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मेरे लिए बड़ा स्टेडियम खुलेगा, खास खुलेगा। तो मुझे लगता है ये भी एक धारणा। और दूसरी चीज जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एलीट वर्सेस सबऑल्टर्न। एलीट की जो पॉलिटिक्स रही है, एलीट के हाथ में पावर रहा है, अब वो नीचे जाएगा पावर। सो द्रौपदी मुर्मू का प्रेसिडेंट होना सिंबॉलिक तो है जी, लेकिन बहुत बड़ा सिंबल है कि एक आदिवासी महिला, अगर मैं आज आदिवासी टीनेजर होती बस्तर में, मान लीजिए, राइट, तो मुझे तो बहुत ही एक्साइटमेंट होता, बहुत प्राइड होती, मैं भी उधर बैठ सकती हूँ। तो ये जो एस्पिरेशन को समझना ना, वो भी एक बड़ा, नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स में ये बहुत स्मार्ट तरीके से दिखता है, बार बार स्मार्ट चीजें हैं। और मतलब कांग्रेस पार्टी के लिहाज से अगर हम देखें तो कांग्रेस पार्टी की बदलाव की या शुरुआत होती भी है तो वो कहा जाती है कि वो दलित चेहरा भी लाएंगे, तो जगजीवन राम की बेटी तक ही पहुंच पाते हैं। वो द्रौपदी मुर्मू जैसे किसी एक्चुअल आदिवासी है जो वास्तव में शून्य से उठकर वहां से आई है, वहां तक उनकी सोच नहीं जाती है, वहां तक वो उनका टच भी नहीं है, शायद वो उससे कट ऑफ भी एक तरह का है। शार्दुल बहुत देर से कुछ सवाल अपने मन में लिए बैठे हैं और कई सारी चीज़ें बहुत देर से सुन भी रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें उनके दिमाग में। एक बार शार्दुल अपनी राय रखें, फिर हम इसके बाकी पहलुओं पर थोड़ा सा बात करेंगे। देखिए, कांग्रेस पर हमने बहुत बार बात की है और जैसा नीरजा जी ने कहा और आपने और देश ने सवालों में भी कहा कि लॉयलिस्ट होने के बावजूद भी अशोक गहलोत ने ऐसा क्यों किया, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बड़ा सा बड़ा लॉयलिस्ट भी मानवीय स्वभाव से पृथक तो नहीं है, वो है तो राजनीतिज्ञ ही, और सत्ता उसकी काम भी है और फितरत भी है, तभी वो उतना सफल भी है उस क्षेत्र में। कांग्रेस में हाईकमांड की सत्ता, जैसा नीरजा जी ने कहा, हाईकमांड है भी नहीं भी, तो ये हाईकमांड का शरण ही तो है। आप 1971 का उदाहरण देखिए, मोहनलाल सुखड़िया का, वो भी बड़े नेता थे, और परशुराम मदेरणा 1981 में, है ना, उनकी पोती ने भी अब अशोक गहलोत के खिलाफ थोड़ा बयान दिया था, दिव्या मदेरणा ने। तो ये चीज़ें चलती तो हैं। जो दूसरा किरदार है, मैं उसके बारे में भी कुछ कहना चाहूँगा, सचिन पायलट। मैं सोच रहा था कि भाई मैं अगर सचिन पायलट हूँ तो मैं कांग्रेस में रुका हुआ क्यों हूँ, मुझे रीज़न तो समझ नहीं आया। पर अगर हम जैसे हम बाहर से देख रहे हैं, ये देखें तो उनके साथ के, चाहे वो किसी भी वजह से हो, चाहे उनके नाम की वजह से हो, काम की वजह से हो, बहुत सारे लोग भाजपा में चले गए। वो जो भी कारण हैं उनके कांग्रेस में रुकने के, वो राजनीति के लिए अच्छे हैं। अगर वो आगे आते हैं तो वो किसी वजह से रुके हुए हैं ना, वो जा सकते थे। एक वजह ये भी है कि बीजेपी में जा नहीं पा रहे हो। नहीं, वो जो भी वजह हो, मुझे वजह पता नहीं, मैं वजहों की बात नहीं कर रहा, मैं रिजल्ट की बात कर रहा हूँ। हमारे सामने रिजल्ट क्या है, वो कांग्रेस में रुके हुए हैं ना, इतने अपमान के बावजूद भी, एक के बाद एक। तो वो एक आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट दिखाता है, वो जो भी है, लेकिन वो राजनीति के लिए अच्छा है अगर हम देखें सर्वांगीण रूप से। तीसरी बात जो आपने बात कही कि ये सारा ड्रामा हुआ और जो कांग्रेस का जो मेन मुद्दा था अध्यक्ष का, राहुल गांधी को फिर से करने का, तो मेरे दिमाग में एक श्लोक आया, मैंने उसे रिवाइज किया कि कहीं मैं गलत तो नहीं पढ़ रहा। विलंबो नैव कर्तव्य, आप जितना कर्तव्य को अपना ढकेलते जाएंगे पीछे, उसका फल उतना ही कम होता जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। उतना ही फल कम होता जाएगा। जो आपको करना चाहिए था समय पे, वो जितना देरी से होगा उसका फल उतना ही बेकार होता जाएगा, उसको करने का मतलब खत्म हो जाएगा। आपने संस्कृत में कह के बात की गरिमा को बढ़ा दिया, नहीं तो कबीरदास ने भी काल करे सो आज कर करके इसी बात को कहा था। मुझे ये थोड़ी पता, मैं तो दिमाग में जो आया मैं उस पर बोल पड़ा ना। ये है, और ये कांग्रेस गिर रही है। कांग्रेस का ही डायलॉग है, वो बड़ा पेड़ गिरेगा तो आवाज होगी, और अंत हर जीवन का परिदृश्य है, आखिर में वो होगा ही। ये कांग्रेस के नेतृत्व की जिम्मेदारी है कि वो अपने आप को ढाल पाते हैं नहीं। उनकी सत्ता का भी विकेंद्रीकरण हो रहा है। पहले हाईकमान के साथ तो ऐसा नहीं हो सकता था ना, आज हो गया।
इसका मतलब यह है कि सत्ता अब उनके हाथ में उतनी नहीं है। उनके पास 2 राज्य बचे हैं, 2 में से 1 में ऐसा चल रहा है, 2 में वो जूनियर पार्टनर है। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई तो हैं ही, लेकिन अगर ये नहीं चेते तो ये पार्टी धीरे धीरे ही जाएगी। कोई काम एकदम से तो कभी होता नहीं, वो भी इतनी बड़ी पार्टी है, इतना लंबा समय है, उसके गिरे से गिरे स्तर में भी इतने ज़्यादा कार्यकर्ता हैं। वो धीरे धीरे ही जाएंगे जब उनके हाथ से आइडियोलॉजी का भी कुछ, सिर्फ आइडियोलॉजी से पेट थोड़ा ही भरता है। हृदय, मैं नीरजा जी के पास जाऊँ उससे पहले आपकी राय जानना चाह रहा हूँ कि ये जो पूरी कांग्रेस पार्टी का ये चल रहा है फियास्को, इसमें आपको लगता है कि ये बहुत अच्छी नीयत से, मैं बार बार ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कांग्रेस में बदलाव की जो वो है ना, जो अंदर से इच्छा है, वो कभी दिखती नहीं है। और वो मतलब इस बदलाव में अगर नेता आपको, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मल्लिकार्जुन खड़गे खराब नेता हैं या ये, लेकिन आप 80 साल के एक नेता को ले आ रहे हैं और जिसके सामने इतनी बड़ी चुनौती है कि भारतीय जनता पार्टी बरगद जैसा बन गया है और आपकी स्थिति अभी इस समय ऐसी है कि बहुत, मतलब पार्टी बहुत बड़ी है लेकिन स्थिति मैं इसको दो बातें कहूँगा। जैसे कुछ लोगों ने ट्वीट किया और मैं उससे, वो सटायरिकल ट्वीट किया और मैं उससे सहमत हूँ कि कांग्रेस में जो नई पीढ़ी है वो पुरानी पीढ़ी को नहीं हरा पा रही है, राइट। और नई पीढ़ी में राहुल गांधी भी हैं, तो राहुल गांधी जो है वो उस तरह से क्लिक नहीं कर रहे हैं जो नीरजा जी ने कहा और उनको एंटाइटलमेंट का सिंबल बना दिया। और वो लेकिन कांग्रेस की जो दूसरी गहलोत कैसे बन गए वहां पर पायलट के नेतृत्व के बावजूद मुख्यमंत्री, ये बताता है कि नहीं। लेकिन कांग्रेस की जो दूसरी क्वालिटी है वो अमेजिंग है, और वो क्वालिटी है कि वो दुनिया जहान की पार्टियों को बीजेपी की बी टीम कहते हैं, लेकिन वो खुद जब मौके आते हैं क्रिटिकल बीजेपी की ए टीम, बिल्कुल बीजेपी के लिए इतनी बड़ी मददगार पार्टी की तरह व्यवहार करते हैं। आप और मैं दोनों उत्तराखंड में थे, तो उत्तराखंड में कांग्रेस के नेता, नहीं बीजेपी के नेता, आरएसएस के नेता चुनाव होने के बाद, वोटिंग के बाद तक हमसे कह रहे थे, और मैं नाम लेके उनको बता सकता हूं उनके, कि बीजेपी नहीं जीत कांग्रेस ने उनको जिता के दिखाया। वैसे ही हिमाचल की भी स्थिति है, फील्ड में लोग गए थे, मैं खुद गया वहां, तो वहां पर साफ दिखता है कि बहुत गुस्सा है लोगों में। लेकिन मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, आप देख लीजिए कांग्रेस ने किन लोगों को जिम्मेदारी हिमाचल चुनाव की दी है, ठीक है। सो कांग्रेस इज सफिशिएंट टू, मतलब बीजेपी को चुनाव जितवाने के लिए। तो अब मैं क्या बोलूं नीरजा जी के सामने में एक छोटी सी बात है तो नीरजा जी को लें, जो आपने हृदय से बात पूछी। असल में क्या है ना, बदलाव कभी एकदम बहुत ही आराम से नहीं होता, खासतौर से राजनीतिक सत्ता का बदलाव, क्योंकि देखिए प्रशासनिक सत्ता तो है नहीं, ये राजनीतिक सत्ता है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये हमेशा खींचतान से ही होगा, ये इंटरेस्ट टकराएंगे और एक विजयी होगा। You have to win. ये सत्ता जीती जाती है, ये मिलती नहीं है, तो ये खींचतान तो होगा ही। बिल्कुल ठीक। नीरजा जी, मैं और एक इसी से जुड़ा सवाल फिर से, आपने हालांकि एक जो लेख भी लिखा था इंडियन एक्सप्रेस में कि कैसे हाईकमांड का जो कॉन्सेप्ट था वो ख़त्म हुआ है। ये सारी चीज़ें मिलके एक चीज़ की तरफ इशारा कर रही हैं कि आप अच्छे नेता कार्यकर्ता नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, आप चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं, वो तो एक मुद्दा है ही है। तमाम नेता आपके उससे निकलकर, गुलाम नबी आज़ाद जैसा जो आदमी 50 साल तक पार्टी के साथ रहा फिर अचानक से चला जाता है, अशोक गहलोत जो 40 साल से पार्टी का सबसे लॉयल वो कार्यकर्ता थे और पार्टी और परिवार के साथ जुड़े थे, वो अचानक से रिबेलियन के मोड में चले जाते हैं। तो ऐसा लगता है कि जो लीडरशिप है, जिसका काम है कि टैलेंट को पहचानना ऊपर, अच्छे नेतृत्व वाले लेफ्टिनेंट को अपने इर्द गिर्द बिठाना, वो काम नहीं हो रहा है, या फिर ये हार ने ये सारी स्थितियां पैदा की हैं, एक के बाद हार। ये वजह क्या हो रही है? क्योंकि और दूसरा, या तो फिर मैं, अगर मेरा जो अंदाज़ा है या मैं अपने उससे कहूँ कि अंदाज़न, तो क्या ये राहुल गांधी की कम उम्र और जो सो कॉल्ड ओल्ड गार्ड है वो इनको नेता के रूप में स्वीकार नहीं कर रहा है, इसलिए ये सारा वो हो रहा है, खींचतान मच रही है? आपका अपना निष्कर्ष क्या है कि क्यों हाई कमांड जो इतना पावरफुल माना जाता था वो एकदम से बेमतलब नजर आने लगा, या बहुत बेचारा नजर आने लगा, या जिसको कोई भी छोटा मोटा नेता आंख दिखा रहा है, तरेर रहा है, और वो फिर उसके सामने झुकने को मजबूर हो जाते हैं? देखिए, कई कारण हैं, आप भी जानते हैं। एक तो आपके सामने नरेंद्र मोदी की नई बीजेपी जो खड़ी हो गई है, वो पुरानी बीजेपी की तरह नहीं है। तो आपका विरोधी बहुत सशक्त है और सशक्त होता जा रहा है। उसको मालूम है कि कम्युनिकेशन, मीडिया, नए मीडिया के टूल्स को कैसे इस्तेमाल करना,
नरेंद्र मोदी का एक कल्ट बना दिया है इस इस्तेमाल से। और लोगों को लगता है गलतियां भी होती हैं, लेकिन ये हमारे लिए कुछ कर रहे हैं हमारे। और एक हिंदू भी जो एक फील कर रहा है कि हाँ हमारे ऊपर हम सिक्योर नहीं हैं, ये पार्टी हमको सिक्योर रखेगी, तो उसमें कई चीजें। तो एक सशक्त विरोधी वो एक चीज है। दूसरा है पार्टियां हारती रही हैं, जीतती रही हैं, तो लोग जरूरी नहीं कि जाते हैं वो वापस लड़ते हैं, दोबारा पार में आते हैं। लेकिन जब से 2014 से कांग्रेस पार्टी हारती चली जा रही है और लोगों को लग रहा है कि ना तो कांग्रेस का फ्यूचर है ना मेरा फ्यूचर है कांग्रेस में। राइट। तो इतना निराश हो जाते हैं, तभी वो देखते हैं कहाँ मुझे जगह मिलेगी। तो वो जगह खासकर नौजवान तबका तो ढूंढ ही रहा है कहीं और जगह। बिल्कुल। तो तीसरा है कि कांग्रेस के नेतृत्व ने बहुत डिफेंसिव पॉलिटिक्स खेली है, सेटिंग द एजेंडा नहीं किया है। सोनिया गांधी ने पार्टी को इकट्ठा रखा है, ये उनकी उपलब्धि रही है पिछले 2 दशकों में, लेकिन देश के लिए एजेंडा नहीं सेट किया है। और जो मैनेजमेंट था वो अहमद पटेल जैसे लोगों ने किया। आज वो अहमद पटेल भी नहीं है। बिल्कुल। हाँ। मतलब अच्छे सुलझे हुए। अच्छा, आज कांग्रेस को क्या जरूरत है? कांग्रेस को इस समय चेहरे की जरूरत नहीं है, कांग्रेस को जरूरत है ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करना जड़ों में, नंबर 1, और ऑपोजिशन के साथ मिलके एक बनाना यूनिटी, ताकि 1-on-1 कॉन्टेस्ट हो सके भाजपा के खिलाफ। अगर आप 1-on-1 कॉन्टेस्ट कर सकते हैं, जैसा कि 1989 में विश्वनाथ प्रताप सिंह जब आए थे, उभरे थे, तब 1-on-1 कॉन्टेस्ट हुए थे यूपी और बिहार में, तभी इतना बड़ा आंकड़ा आया था जनता दल के पास। तो ये ग्राउंड लेवल, ये बहुत पेंसटेकिंग काम है। लोग मतलब 4 कैंडिडेट्स हैं, 4 पार्टीज हैं, उनमें सुलह करवाना, 3 को बिठाना, 1 को खड़े रहना, उसको मजबूती से बैटिंग करना, ये बहुत बारीकी और पेंसटेकिंग काम है जो आपके मजबूत और समझदार नेता हैं वो कर सकते हैं। और फिर बाकी देश में अपने, जैसे कहते हैं, रेस हॉर्सेस को दौड़ाना। ठीक बात। मैं तो मानती हूँ राहुल गांधी के साथ 10 और लोग होने चाहिए, सिर्फ राहुल गांधी नहीं होना चाहिए। राइट, बिल्कुल, क्योंकि फिर वो लगता है यही एक आदमी है जिसको सब दौड़ा चला रहे हैं और इसी को प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। मैं दूसरी बात तुरंत जोड़ना चाहता हूँ कि इन्होंने 1-on-1 कॉन्टेस्ट की बात कही, तो मैं उसमें तुरंत कैलकुलेट कर रहा था। अगर राजस्थान की सीटें 25 जोड़े, 26 गुजरात की जोड़े 51, 29 जोड़े मध्य प्रदेश की 80 और उत्तराखंड हिमाचल की जोड़े और छत्तीसगढ़ की जोड़े 20 सीट, 100 सीटों पर डायरेक्ट फाइट है। विदाउट हैविंग ए डायरेक्ट फाइट विद बीजेपी, जब तक उसको डिमोलिश नहीं, हरा नहीं सकते आप, तब तक आप कैसे सोच सकते हैं? आप कोई फोर्स ही नहीं बन रहे, बाकी जगह तो रीजनल ताकतें। ठीक बात। हाँ, तो शार्दुल आप कुछ जोड़ना चाह रहे थे? बहुत छोटी सी बात। हाँ। अंत में, एक तो हमारे यहाँ चाहे वो कांग्रेस हो या आम परिवेश हो, खासतौर से राजनीति को लेकर, बट और कई पेशों के लिए भी ये बात कही जा सकती है कि ये व्यक्ति का परिवार है या ये सेल्फ इंटरेस्ट से काम करता है। पब्लिक लाइफ में सेल्फ इंटरेस्ट से आप बच नहीं सकते, अनअवॉइडेबल, और ये एक दूसरे का सेल्फ इंटरेस्ट ही हमें ईमानदार बनाए रखता है। आप देखिए कोई बेस जब भी किसी, खासतौर से राजनीति में सेल्फ इंटरेस्ट से परे बेस आता है तो वो फैनेटिकल बेस होता है। भाई जो अपने व्यक्तिगत फायदे, उन्नति के लिए काम नहीं कर रहा, वो फैनेटिक्स होते हैं। आप देख लिए, उन्हें कोई मतलब नहीं कि देश कहाँ जा रहा है, पब्लिक कहाँ जा रही है, कानून, संविधान, उन्हें उससे कोई मतलब नहीं होता। तो ये इस डाइकोटमी को तोड़ना पड़ेगा। और अनुभव की ये सब जो बात कर रहे थे, तो अनुभव में सिर्फ एक कमी होती है कि वो नए संदर्श को नहीं समझ पाता। नए लोग आगे आना चाह रहे हैं और कांग्रेस लीडरशिप को ये समझना पड़ेगा। ठीक बात। थोड़ी सी बात मेरे को समझ में नहीं आई, तो मतलब मैं क्लैरिटी आपसे थोड़ा चाहता हूँ कि निजी जो फायदा है, आपने कहा कि वो एक जरूरत, निजी फायदा जो है वो एक जरूरत है या वो उससे बचा नहीं जा सकता। लेकिन अभी जो नरेंद्र मोदी का जो ईर्जा जी भी कह रही थी, जो उनकी पूरा जो उनका पब्लिक में जो उनको प्रेजेंट किया जा रहा है, उनका जो प्रचार तंत्र है, वो तो यही दिखाता है ना कि ये आदमी अपने लिए जी नहीं कर रहा है कुछ, ये तो निजी है ही नहीं इनका कुछ। इनके जीवन में इनका क्या है, मैं तो झोला उठाऊंगा, परिवार भी नहीं है कुछ ऐसा। आप आम लोगों से बात करें, ऑटो में बात करें,
कार में बात करें, चलते हुए बस में बात करें, वो कहते हैं इस आदमी का अपना कुछ नहीं है। वो इमेज है ना। हाँ, तो उस इमेज के साथ दिक्कत क्या है? देखिए ना, इतने साल हो गए, एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, कोई जवाबदेही नहीं है। अगले चुनाव में 1 बिलियन लोग एलिजिबल वोटर होंगे मानव इतिहास में पहली बार, लेकिन उस प्रधानमंत्री ने अपने 2 कार्यकालों में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी। नहीं, लेकिन अभी ना मीडिया और ना लोग, आप लोगों से मतलब मुझे बातचीत में ऐसे लोग नहीं मिले जो कहते हैं यार ये प्रधानमंत्री से कोई प्रेस सवाल नहीं उठाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है क्योंकि मासेस से आप इसकी उम्मीद भी नहीं कर सकते कि वो इतने इंटेलिजेंट हो गए, इतने ये काम सिविल सोसाइटी का है, ये काम मीडिया का है कि वो इन सवालों को सामने रखे। मुझे लगता है अभी जब हम बात कर रहे थे तो ये बात निकल के आई थी कि लोग बीजेपी से इसलिए जुड़ना चाहते हैं कि उन्हें लगता है इस पे करियर है, जैसा नीरज जी ने भी कहा। हाँ। लेकिन अब करियरिस्ट अप्रोच में ये भी होता है कि फिर आप उसको इग्नोर भी करते हैं। तो लोग इस बात को इग्नोर कर रहे हैं कि ये प्राइम मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता, ये पार्टी जो है अल्पसंख्यकों के खिलाफ है या खिलाफ है, मतलब कम से कम उनके अधिकारों के लिए सम्मान नहीं दिखाती और खुल के इनके जो नेता हैं जो वो बोलते हैं और ऐसी भाषा बोलते हैं जो स्वीकार्य नहीं है। हाँ, तो कैरियरिस्ट अप्रोच में ये सारी चीजें निगलेक्ट की जाती हैं, नजरअंदाज की जा सकती है ना। देखिए है क्या जो आप बात कर रहे हैं ना आम जनता की धारणा की, और खत्म करते क्योंकि ये तो फिर चलता जाएगा। आम जनता की धारणा में बहुत सारी चीजें फैक्टर करती हैं। जनता जितनी परेशान होगी, ये इतिहास बताता है, स्टैटिस्टिक्स बताते हैं, वो उतनी ज़्यादा फैनेटिक और एक्सट्रीमिस्ट होने की तरफ होती है, क्योंकि वो चाहती है किसी को ब्लेम करे। ये मानव स्वभाव है ना, जो मैंने पहले कहा था, वो कहीं नहीं जाता। तो मेरे ख्याल से इस पर हमने बहुत विस्तार से बातचीत की है। बस आखिरी एक चीज़ मेरे दिमाग में है जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो कांग्रेस थी हमारे सामने, वो कांग्रेस नहीं होनी चाहिए थी। एक परिवार के नियंत्रण वाली कांग्रेस बन गई जैसे भी, वो एक बुरी चीज़ थी। और इस बदलाव से जो अध्यक्ष पद के चुनाव का जो प्रस्ताव आया, ये प्रक्रिया शुरू हुई, उससे एक अच्छी कांग्रेस बनने का एक रास्ता खुलता हुआ दिखा था। आगे क्या होगा मुझे नहीं पता, आपके सबको इंतज़ार करना होगा। लेकिन कांग्रेस इस देश की वो पार्टी है जिसकी विचारधारा इस देश की उस विचारधारा से जुड़ती है जो आज़ादी की लड़ाई से जुड़ी रही है। तो उस नज़रिए से कांग्रेस एक बहुत महत्वपूर्ण पार्टी है, भारत के लोकतंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण पार्टी है। उसका बना रहना बने और एक लोकतांत्रिक सामूहिक विचार को साथ में रखकर एक लोकतांत्रिक तरीके से, मतलब जिसको कहते हैं सब सारे विचारों को, तमाम लोगों को, स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलने वाली उस कांग्रेस के रूप में इसका विकसित होना, डेवलप होना आज की ज़रूरत है। होगी कि नहीं होगी हम नहीं जानते। इसीलिए मैंने नीरजा जी से वो सवाल बार बार पूछे कि जिस तरह से पॉपअप किए जा रहे हैं कैंडिडेट, ये सब दिखावा बनकर रह जाएगा और फिर से वही समस्या बन के रह जाएगी। हमारा जो अगला विषय है उस पर जी कहूंगी एक चीज, अगर मैं कहूँ जी, आज जबकि नामांकन पत्र भरे गए हैं प्रेसिडेंट के लिए, जी जी, कांग्रेस में चुनाव होना 2 लोगों का खड़ा, चाहे कितना भी फ्लॉड हो, इम्परफेक्ट हो, जी जी, लेकिन कॉन्टेस्ट हो रहा है। नॉन गांधी परिवार जी, हाँ, शख्सियत सामने है, वो भी एक नए फेज में जा रही है। और आप और मैं, बहुत लोग हैं देश में जो चाहेंगे कि कांग्रेस रिवाइव करे। जी बिल्कुल, देश के हित में है, लोकतंत्र के हित में है। हम नहीं चाहेंगे कि वन पार्टी इंडिया हो। ठीक बात है। हमारा जो अगला विषय है वो 2 विषय हैं अगर जिसमें आप लोग कंफर्टेबल हो। एक तो EWS के आरक्षण का मसला है और दूसरा अंकिता भंडारी का जो मसला हुआ उत्तराखंड में, उनका मर्डर हुआ और एक बीजेपी नेता के बेटे का नाम आया, गिरफ्तारी हुई। तो दोनों पर अगर बात करें, मेरे ख्याल से शार्दुल की प्राथमिकता के हिसाब से मुझे लगता है मैं तो PFI पे कर लो बात। नहीं, अच्छा, PFI भी एक है, बड़ा मुद्दा है, उस पर भी। लेकिन मैं सोचता हूँ कि मेरे को अंकिता भंडारी पर है, आप जो मॉडरेट कर रहे हैं, अंकिता भंडारी की बात करें अगर हम संक्षेप में, एक बड़ा हीनियस क्राइम हमारे सामने आया कि 19 साल की अंकिता भंडारी उत्तराखंड के ऋषिकेश में एक होटल में, रिजॉर्ट में काम करती थी और वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें चल रही थी जो कि गैरकानूनी थी और उसमें उनको झोंकने की कोशिश की गई, उसमें उनको शामिल करने की कोशिश की गई। उन्होंने विरोध किया और उसके नतीजे में उनकी हत्या हो गई अंकिता। और जो वो रिजॉर्ट था वो भारतीय जनता पार्टी के उत्तराखंड के नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं विनोद आर्या, और उनके बेटे के नाम पर दर्ज है पुलकित आर्या, जो कि इस समय गिरफ्तार हैं। इसके अलावा 2 और लोगों की गिरफ्तारी हुई है इस हत्याकांड के मामले में। ये बेसिक जानकारी है। हृदेश, ये जो इसके बाद बड़े पैमाने पर पूरे देश में देखा हमने, उत्तराखंड में भी बहुत बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए इस सब को लेकर। तो मुझे एक चीज़ जो मेरे दिमाग में बार बार खटकती रही कि इस देश में महिलाओं के साथ अत्याचार की घटनाएं बड़ी आम हैं, बलात्कार की भी घटनाएं बहुत
बड़े पैमाने पर देखने सुनने को मिलती हैं, उनके साथ बलात्कार और हिंसा की घटनाएं भी बहुत व्यापक रहती हैं। तो अंकिता भंडारी के मामले में वहाँ पर ऐसी क्या चीज़ चल रही थी कि इस मामले ने एकदम से, जैसे हमने देखा कि निर्भया के टाइम पर पूरा देश एक तरह से सड़कों पर उतर गया था, उसके बाद फिर उस तरह का कोई उभार नहीं दिखा, जबकि बहुत सारे उसके बाद भी क्राइम हुए, अपराध हुए महिलाओं के खिलाफ। तो इसमें ऐसा क्या हुआ कि जिसने लोगों को अचानक से उत्तराखंड में? देखिए, मैं उत्तराखंड से आता हूँ और मैं आपको इस बात का छोटा आंसर देके मैं बड़े एक चीज़ पे जाना चाहता हूँ, हाँ। जिस पे बात नहीं हुई है। ये तो ठीक है कि लोगों का बहुत गुस्सा आया है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि वहाँ उत्तराखंड की अगर आप इतिहास को देखें, वहाँ के भूगोल को देखें, तो महिलाओं ने सारे आंदोलनों में हिस्सा लिया है। और मैं अभी एक उससे बड़ी बात कहना चाहता हूँ, ये पौड़ी गढ़वाल और गढ़वाल का इलाका है, यहीं पर यमुनोत्री का इलाका है। आपको मालूम है यमुनोत्री में इतनी गरीबी देखिए, महिलाओं का संघर्ष देखिए। उन्होंने केवल जन आंदोलनों में संघर्ष नहीं किया, नशा नहीं रोजगार दो में महिलाएं आगे थी, जो वन आंदोलनों में केदार घाटी से लेकर चिपको तक महिलाएं आगे थी। तो उन्होंने बहुत कष्ट झेला है, हमने अपने उसमें देखा है। और क्योंकि फौज में बहुत सारे लोग जाते हैं, बहुत कम उम्र में उन्होंने अपने पतियों को खोया है, राइट। लेकिन यमुनोत्री का इलाका एक ऐसा इलाका है जहां पर, ये मैं बहुत एहतियात के साथ कह रहा हूं, वहां पर लोग बेटियां पैदा इसलिए करते थे गरीबी के कारण, क्योंकि वो उसे प्रोस्टिट्यूशन में भेजते थे। आप यमुनोत्री के इलाके में जब जाएंगे, जो लोग घूमे हैं वहां पर, वहां दलाल घूमा करते थे और वो लड़कियां सहारनपुर भेजी जाती थी प्रोस्टिट्यूशन में। और ये बात अभी जो मैं एक पुस्तक का अनुवाद कर रहा हूं उसमें आएगी। वहां काली मिर्ची और सफेद मिर्ची कहा जाता है। लेखक ने लिखा है, बिल एटकिन ने लिखा है कि काली मिर्ची की डिमांड कम थी और सफेद मिर्ची की डिमांड ज्यादा थी, राइट। आप समझ रहे हैं इसका मतलब क्या है, राइट। तो ऐसी स्थिति से लड़कियों ने लड़ाई लड़के, मैं ये नहीं कह रहा हूं सब जगह की, यमुनोत्री का इलाका जो कि एक ट्राइबल इलाका है, वहां पर कुछ हिस्से में ये चीजें दिखाती हैं कि कितना संघर्ष हर समाज में रहा है महिलाओं का। ये तो मैंने एक उदाहरण दिया। लेकिन अब वहां से लड़के, आपने खुद उत्तराखंड में, हम दोनों साथ में थे, देखा कितने गांव खाली हो गए। वो लड़की एस्पिरेशन लेके जाती है, परिवार से लड़के जाती, लड़के तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन परिवार से अलग होके जाती है अपने, और वहां पर वो पहली सैलरी कलेक्ट नहीं कर पाती है। आई मीन इट फ्लाइज फेस। और अगेन मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसमें सत्ताधारी पार्टी के नेताओं का होना, और अभी तो यही लग रहा है सबको वहां, जो चिंता है आज, जो लोगों की चिंता है, जो गुस्सा है, वो इसीलिए है, उनको लग रहा है सबूत मिटाए जा रहे हैं, उनको लग रहा है कुछ दिन हल्ला होगा फिर वही हाल होगा। ठीक बात। तो इस मामले में भी यही हुआ, जो विनोद आर्या के बेटे पुलकित आर्या का वो रिजॉर्ट था, उसमें जिस दिन अंकिता भंडारी की लाश मिली उसके अगले दिन हल्ला गुल्ला मचा और फिर उस रिजॉर्ट के ऊपर बुलडोज़र चला दिया गया। अब ये हमारे समय का एक नया सच है कि हर चीज़ का न्याय बुलडोज़र से होता है, और उसके पीछे इस न्याय में न्याय नहीं था। ऐसी तमाम कहानियां कहने सुनने को मिल रही हैं, जो हमारे पत्रकार दोस्त हैं, मित्र हैं, और जो छन कर आ रही हैं, उनके मुताबिक इस रिजॉर्ट के ऊपर बुलडोज़र चलाने के पीछे कुछ और मंशाएं थी। मसलन उसमें एक ये थी कि उस रिजॉर्ट में क्या क्या गैरकानूनी तरीके से चल रहा था। वो एक तरह से एक क्राइम स्पॉट था जिसमें बहुत सारे एविडेंस थे जिनको सिक्योर किया जाना चाहिए था, और ये सारी चीज़ों को एक साथ बुलडोज़र चलाकर ख़त्म कर दिया गया, क्योंकि एक बड़ा पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस आदमी उसका मालिक था। ये इस समय का सच है। अब इसमें अगर लोगों की प्रतिक्रिया आती है, गुस्सा आता है, तो बहुत स्वाभाविक सा जान पड़ता है। मैं नीरजा जी हमारे साथ हैं, उनकी प्रतिक्रिया लेना चाहूँगी, क्योंकि महिलाओं के मामले में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये कहकर भी एक बड़ी चिंता ये भी रहती है हमेशा कि उसमें पुरुष सारे मसलों की बात करते हैं, महिलाओं के हिस्से की चिंता भी वही करके और डिस्कस करके आगे बढ़ जाते हैं। तो मैं ये करना नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आप जो भी निष्कर्ष आपको लगता है इस मामले में, वो आप अपनी राय दें इस पे। देखिए, ये जो किस्सा हुआ है ना, ये बहुत ही भयंकर चीज हुई है। इसमें आपने सही कहा, एक तो ऐसा लगता है एविडेंस को खत्म करने की कोशिश की गई बुलडोजर द्वारा जी। तो कई लोगों का ये की धारणा है, मानना है, क्योंकि बहुत पावरफुल लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, रूलिंग पार्टी के लोग इन्वॉल्व हैं। सच है नहीं, लेकिन एक परसेप्शन है, और परसेप्शन पॉलिटिक्स में बहुत बड़ी चीज होती है। और एक 19 साल की लड़की को पहले तो ये उसको कहना कि आप अपने सर्विसेज दो, इस तरह की सर्विसेज, फिर उसने मना किया तो उसकी जान ले लो, उसकी बॉडी पाई जाए, और मतलब किस्सा आफ्टर किस्सा हम ये देख रहे हैं, हो रहा है, और आवाज उठती है, बवाल होता है। आपने सही कहा, 2, 3, 4 दिन के बाद, उसके बाद कोई फॉलो हम भी नहीं करते, आप भी नहीं करते। अब मुझे याद है बहुत साल पहले एक किस्सा हुआ था माया त्यागी का, आप लोग तो बहुत छोटे हो जी,
बागपत में उसके साथ मिसबिहेवियर हुआ था, पूरी सरकार हिल गई थी उस समय। चरण सिंह उस समय जिंदा थे। तो मीडिया में लोगों ने उसको छोड़ा नहीं था। साल भर बाद माया त्यागी के साथ क्या हुआ, उसकी क्या हालत है। अब मुझे याद है मैं गई थी तो मुझे उन्होंने बहुत फोटोग्राफर और मुझे कहा आप क्यों आए हो, हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी है। माया त्यागी ने कहा मैं घर से नहीं निकल पाई हूँ, इतना मुझे सहन करना पड़ा है। और केस का क्या हुआ। तो अगर मीडिया उसको बार बार फॉलो नहीं करेगा, उसको सुर्खियों में नहीं रखेगा, तो फिर न्याय भी नहीं होगा, क्योंकि लोग भूल जाएंगे। सरकारें तो हमें मालूम है सरकारें क्या करती हैं। तो मुझे लगता है कि निर्भया केस भी हुआ, हल्ला हुआ तो कानून बदला गया। हाँ। उसी तरह अंकिता के केस में भी ये कुछ लोगों को ये ठान लेना चाहिए कि हम इसको छोड़ेंगे नहीं जी, और उसके साथ न्याय हो। जान गई है, मुझे तो लगता है पता नहीं महिला इतने आगे सिर ऊंचा करके चल रही है हमारे देश में, और उतना ही उसके खिलाफ बैकलैश भी हो रहा है, वायलेंट बैकलैश हो रहा है। जी शार्दुल, देखिए अपराध, इस स्पेसिफिक अपराध से जुड़ी बात हृदेश जी ने भी करी और नीरजा जी ने भी। अपराध दुखद है और उसमें कोई शक भी नहीं है, पर मैं ध्यान दूसरी तरफ भी ले जाना चाह रहा था। अपराध क्या होता है, वो हमेशा जो कानूनों के बीच क्रैक्स बच जाते हैं ना, उनमें होता है, और वो फिल करता है सिस्टम। ये जो व्यक्ति है पुलकित, इसके पिता बड़े राजनीतिक शख्सियत हैं उस राज्य के, ये फ़ायदा उठाने की परिस्थिति में तब पहुँचे हैं क्योंकि हमारा सिस्टम उसे अलाउ करता है। पुलिस रिफॉर्म वो होते तो ये असर नहीं पड़ता, ये लैप्स अपने आप रिमूव हो जाता है। क्योंकि जब पुलिस वाला, मैं कहता हूँ कि एक एवरेज पुलिस वाला भी अगर उसकी तनख्वाह, पोस्टिंग, उसके जीवन पर राजनीतिक सत्ता का, एक किसी राजनीतिज्ञ का असर नहीं रहेगा, तो वो अपना काम वैसे करेगा जैसे उसे समझ आता है, जैसा उसे बताया गया है। हम हर कोई अपना काम ऐसे ही करता है। हमारे कुछ सुपरवाइज़र होते हैं, हमारे कुछ नीचे काम करने वाले होते हैं, कुछ हमारे साथ काम करने वाले होते हैं, और उस सिस्टम में काम करता है। सिस्टम अपने आप को करेक्ट करता है, और यही राजनीतिज्ञों की जिम्मेदारी है। दूसरी चीज़, ये जो स्पेसिफिक वो उससे सेक्स वर्क में इन्वॉल्व होने को कह रहे थे, हमें समझना, किसी वीआईपी को सर्विस देने की बात, वो किसी को भी हो, पता होना चाहिए कि कौन है ऐसा। वो एक अलग मुद्दा। मैं यही कह रहा हूँ, इस स्पेसिफिक अपराध से इसके दूसरे कारण भी हैं जो अपराध से थोड़ा हटके हैं। सेक्स वर्क को हमारे समाज में आज भी इतने निकृष्ट तरीके से देखा जाता है जैसा जिसका परिवेश बाकी दुनिया में बदल रहा है। हमें समझना चाहिए कि सेक्स वर्क बहुत सारे मामलों में समाज को सीधा रखने का काम करता है, और ये आज से नहीं है, ऐतिहासिक रूप से सत्य है। और जितना सरकार किसी क्षेत्र से बाहर रहती है उतना ही वहाँ अपराधी घुसते हैं। आप देखिए यूरोप के उन देशों के एग्जाम्पल जहाँ अल्टीमेटली सेक्स वर्क को लीगलाइज किया गया, उन्हें केवल हेल्थ प्रोटेक्शन दिए गए और लाइसेंस दिए गए, तो वहाँ पे मानव तस्करी में बहुत कमी आई। जो एसटीडी फैलती हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, उनमें कमी आई। उन्हें संरक्षण मिला, उनके बच्चों को जगह मिली। ये भी हमारे देश के नागरिक हैं ना भाई। अगर आप स्वतंत्रता की बात करते, या तो आप ये मत कहिए आप मोनार्की घोषित कर दीजिए। स्वतंत्रता, बहुत सारी ऐसी चीज़ों की स्वतंत्रता भी है जिससे बहुत से लोग अग्री नहीं करेंगे। मैं कहता हूँ 99% नहीं अग्री करेंगे, लेकिन उससे वो 1% की स्वतंत्रता रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़नी चाहिए, तभी हमारा सिस्टम काम कर रहा है। तो ये रिफॉर्म हमारे देश में होने जरूरी है, और हम तो लगातार इस पर किसी न किसी विषय पर बात करते ही रहते हैं। रिफॉर्म सारे अटके पड़े हैं। शार्दुल ने जो बात कही उसमें एक करेक्शन की बात है कि शार्दुल जो कह रहे हैं वो उनका कहना कि ये जो चोरी छिपे अवैध तरीके से सेक्स वर्क को बढ़ावा दिया जाता है या लोग इन्वॉल्व होते हैं बिजनेस में, उन चीज़ों में रिफॉर्म की जरूरत है। नहीं, पर उनके कहने से ये मैसेज नहीं जाना चाहिए कि जो सेक्स वर्क है या ये उसमें किसी का जाना या उसको लीगलाइज करना, वो हमारे दूसरी बात है कि यहाँ पर इशू जो है वो विमेन सेफ्टी है। इशू इज अबाउट विमेन सेफ्टी। परिवार में माँ बाप बच्चों को नौकरी करने के लिए भेज रहे हैं, वो नौकरी करने गई थी वहां पर। यू हैव नो बिजनेस कि आप एडवर्टाइजमेंट निकालते हैं कि रिसेप्शनिस्ट का जॉब है, और उसके बाद ये तो फिर हमारे जहां हम जिस पेशे में हम काम करते हैं 50% महिलाएं काम करती है ना, तो वो कैसे सुरक्षित महसूस करेंगी। मतलब जी मैं क्लैरिफाई करना चाह रहा था। मैं ये नहीं कह रहा था कि कौन क्या है, मैं ये कह रहा था कि उसको पुश करने की परिस्थिति में इसके दो कारण थे ना।
कि उनके हाथ में ज़रूरत से ज़्यादा उन्हें पता था कि वो बच जाएंगे, एक हद तक वो बचे नहीं हैं, लेकिन ये दम्भ चलता है। और दूसरा ये कि ये परिस्थिति के उपजने का एक कारण ये भी है कि लोगों को लगता है वो कि ये छुपा काम है, हम इसमें लोगों को धकेल के एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, एक्सप्लॉइटेशन हट जाता है। मैं पहली चीज जो आपने कही उस पर ज्यादा इम्फेसिस देना चाहता हूं कि इस देश में पब्लिक सर्वेंट का तर्जुमा सरकारी नौकर हुआ है। आप सरकारी नौकर नहीं है, पब्लिक सर्वेंट का जो तर्जुमा है हिंदी में, हाँ। वो क्या शब्द होगा? आप जनता के सेवक हैं। हाँ। है ना? तो आपको मतलब एक जो होम मिनिस्ट्री में काम करने वाला होम मिनिस्टर को रिपोर्ट नहीं करता, वो संविधान को रिपोर्ट करता है, और वो उसको संविधान के तहत अगर कुछ गलत काम हो रहा है तो वो आज़ादी नहीं दी है हमारे देश में अभी भी। क्योंकि अमेरिका में जब चुनाव हो रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, और ये लग रहा था कि वो जीत सकते हैं, तब भी वहां एक राज्य में, उसका नाम बोल रहा हूं, वहां के सिटिंग जो पुलिस चीफ ने कहा था अंग्रेजी में डोनाल्ड ट्रंप को कि अगर आप काम नहीं कर सकते तो आप अपना मुंह बंद रखिए। क्या ऐसा कहने की हिम्मत हमारे देश में कोई सिटिंग पुलिस ऑफिसर, एक इनकम्बेंट जो प्राइम मिनिस्टर को कह सकता है, मतलब प्रेसिडेंट को कह सकता है? इलेक्टोरल ऑफिसर था। हाँ, जब उन्होंने एक CNN को उन्होंने कहा था कि CNN इज मेलाइनिंग द इमेज ऑफ द कंट्री, डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया था, तो CNN ने उनके ट्वीट को कोट करके कहा था कि दिस इज नॉट आवर ब्लडी जॉब टू टेक केयर ऑफ द इमेज ऑफ द कंट्री, दिस इज योर जॉब, आवर जॉब इज टू रिपोर्ट फैक्ट्स। क्या हमारा मीडिया ऐसा कर सकता है कि वो प्राइम मिनिस्टर से कि हमारा काम देश की इमेज की चिंता नहीं करना है, हमारा काम तथ्यों को रिपोर्ट करना है, ये चिंता करना आपका काम है? तो ये जो गिरावट है वो ज़्यादा चिंतनीय है। ठीक बात। मुझे लगता है कि ये इतने पावरफुल स्टेटमेंट के बाद हम रिकमेंडेशन की प्रक्रिया में जाएंगे। शार्दुल, मैं चाह रहा हूँ कि सबसे पहले आप अपना रिकमेंडेशन दें। जी, मेरे 2 रिकमेंडेशन हैं। हाँ। पहला तो ईरान का हमने हेडलाइंस में जिक्र किया था, तो ईरान से बहुत सारे लोग वही प्रोटेस्ट के लिए कार्टून्स बना रहे हैं और उनको ट्विटर और अलग अलग जगहों पर पोस्ट कर रहे हैं। अधिकतर उनमें एनोनिमस है। उन्हें देखिए, शेयर ज़रूर करिए और देखिए कि कार्टून भी किस तरह से, बहुत न्यूज़ लॉन्ड्री पे भी हम देते हैं लेकिन इन कार्टून्स को देखिए, शेयर करिए और देखिए कि लोग कैसे प्रोटेस्ट कर रहे हैं बहुत तानाशाही रिजीम के खिलाफ। दूसरा, एक सीरीज़ आई थी कुछ समय पहले ही, जेफरी डामर एक सीरियल किलर था, उसके ऊपर मॉन्स्टर द जेफरी डामर स्टोरी। अच्छा, वो देखिए, वो बहुत अच्छी फीलिंग नहीं लेकिन अपराध की तहों को दिखाती है वो। जी। नीरजा जी, आप हमारे श्रोताओं को इस हफ्ते क्या पढ़ने, देखने, सुनने के लिए रिकमेंड करेंगी? हाँ, ये तो बड़ा मुश्किल सवाल आपने पूछा। रेकमेंड ये तो सबसे आसान है। कुछ आपने हाल फिलहाल में जो पढ़ा हो, अपनी आर्टिकल बता दीजिए, इतना अच्छा लिखती आपके हैं आप। लेख, आपकी किताब कोई, या कोई और किताब, कोई फिल्म, कुछ भी, कोई गाना सुने, कोई ओहो, ये तो मुझे सोचना चाहिए था कि क्या रेकमेंड करना चाहिए। किताबें, यस, कई किताबें हैं जो कर सकते हैं। चलिए आप सोचिए, तब तक मैं बता देता हूँ। हाँ, हृदय बता देता हूँ, तब तक आप सोच लें। हाँ, अभी सेतु प्रकाशन जो है उनका हिंदी में उनकी एक किताब आ रही है पेरियार पर, पेरियार ईवी रामासामी। थोड़ा हिंदी में आ रही है ना, हिंदी में किताब आ रही है, और वो मैं इस बात को यहाँ पर डिस्क्लोज करना चाहता हूँ क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण किताब है। तो मैं इस किताब को भी पढ़ना शुरू किया है मैंने, मुझे अच्छी लगी है, तो मैंने पूरी खत्म नहीं की है। तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि जिस किताब को आपने खुद पूरा नहीं पढ़ा उसको कैसे रिकमेंड कर रहे हैं। पर मुझे लगता है कि अभी पेरियार की जो पर्सनैलिटी है उसको देखते हुए, जो शुरुआत में गांधी के साथ भी मूवमेंट में जुड़े, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने कांग्रेस को ऐसी पार्टी कहा जो असमानता और मतलब समानता की बात नहीं करती। तो इंटरेस्टिंग है पहली बार, और प्रकाशक का दावा है कि ये किताब में ऐसी बातें हैं जो पहले किसी और पुस्तक में नहीं आई हिंदी में। तो मैं ये पेरियार ईवी रामासामी की ये किताब जो है पढ़ने के लिए रेकमेंड करता हूँ। ठीक बात। नीरजा मैम, आपके दिमाग में कुछ आया? मैं सोच रही थी क्या, मतलब ऐसा कई चीजें हैं, लेकिन क्या रेकमेंड किया जाए। मैं तो न्यूज़ लॉन्ड्री को अलग ही कुछ कहना चाहूंगी। जी बताइए। जी बताएं। रिकमेंडेशन के रूप में, और आपके जो व्यूअर्स हैं, कि ये सिटीजन जर्नलिस्ट का जो कॉन्सेप्ट है ना, जी, कि हम जहां भी हैं जो हो रहा है उसको कैप्चर कर सकते हैं, और वो क्या आप लोग उसको दिखा सकते हैं, उसको एनकरेज कर सकते हैं। और मुझे तो आजकल लग रहा है कि कहीं ना कहीं हमको इंडिया को रिडिस्कवर करना है। ग्राउंड लेवल का इंडिया किस तरह से हम रिडिस्कवर करें। जो हम कह रहे हैं ना, महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, रिजॉर्ट्स में हो क्या रहा है। मैं अभी पंजाब में थी, तरन तारण में, वहां महिला फार्मर्स
क्या शानदार लड़कियां जी फार्मिंग कर रही हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रही हैं, कंपोस्ट बना रही हैं, उसके साथ यील्ड उतना ही हो रहा है जितना यूरिया के साथ, मतलब मन खुश हो गया। तो वो छोटी छोटी चीजें हमारे देश में जो अच्छी हो रही हैं, जिससे देश मजबूत है, देश जो है सो है आज भी इतनी खामियों के बावजूद, उसको कैप्चर करने की जरूरत है। आप करिए न्यूज लॉन्ड्री में, और सिटीजन जर्नलिस्ट से इनवाइट करिए जी ग्राउंड लेवल तो पे क्या हमने हो रहा है। मेरे मन में तो यही आ रहा है, कोई किताब, गाना, ये सब तो जी बिल्कुल। और तरन तारन तो एक ऐसा इलाका है जो एक समय जब बहुत ज्यादा मिलिटेंसी थी तो उस वक्त काफी बदनाम था, लेकिन मैंने 2004 में वहां पर जाके एक स्टोरी कवर की थी कैसे वहां की लड़कियां जो हैं वो वर्ल्ड रेसलर बन रही हैं, और वो बहुत ही ज़बरदस्त। उस वक्त जो किरण बेदी के हस्बैंड हैं ब्रज बेदी, उन्होंने मुझे कहा था ये स्टोरी जाके वहाँ कवर करने के लिए। तो बहुत आपने अच्छी याद दिलाई तरन तारन की। तो लगे हाथ मैं अपना रिकमेंडेशन दे दूं। 2 रिकमेंडेशन है। एक तो आज के टाइम्स ऑफ इंडिया में हिलाल अहमद ने लिखा है, कांग्रेस पार्टी के ऊपर एक ऑपेड है कि व्हाट मोदी डज बट गांधीज कांट। और अभी हमारी बातचीत में बार बार नीरजा जी ने भी उसी का इशारा किया कि असल में समझना चाहिए केवल हिंदुत्व से आगे नरेंद्र मोदी क्या है। तो वो उसी चीज़ को उन्होंने बहुत एक तरह के पॉलिटिकल साइंटिस्ट जैसे हैं और CSDS से जुड़े हुए हैं, तो उसको उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है कि गांधी जो मिस कर रहे हैं और मोदी जहाँ पर हिट कर रहे हैं वो क्या चीज़ हो सकती है। और इसके अलावा एक किताब है जिसको रिकमेंड कर रहा हूँ मैं, द कांग्रेस सिस्टम, जो रजनी कोठारी की लिखी किताब है। तो कांग्रेस पर चूँकि हम लोगों ने बहुत बात की और कांग्रेस के पूरे सिस्टम को समझने का सबसे असली वो खिड़की नहीं, पूरा गेटवे है कांग्रेस के अंदर घुसने का, देखने का। तो ये 2 मेरे रिकमेंडेशन। मेरे ख्याल से किसी ने पहले भी चर्चा में इसको रिकमेंड किया हुआ है, फिर भी मैं इसको रिकमेंड कर रहा हूँ। एक मैं रिकमेंडेशन और जोड़ देता हूँ। जी मेरे दिमाग में तो 1-2 से कम 4-5 नहीं 2 मैंने दी, 3 तो मिनिमम ही है। हाँ। तो मेरे दिमाग में मेरी तरफ से भी दे दीजिए। जी मैं ये दे देता हूँ। आप तो आई हमारे लिए, यही बहुत बड़ी रिकमेंड वो है, बहुत खुशी की बात है। तो अभी पिछले हफ्ते जॉन ओलिवर ने जेयर बोल्सोनारो पे अपना एक सेगमेंट किया। लास्ट वीक ब्राजील में चुनाव होने वाले हैं जी, और काफी संभावना है कि वहाँ फिर से मिलिट्री डिक्टेटरशिप आ जाएगी और इसका खमियाजा पूरी दुनिया भुगतेगी, क्योंकि अमेज़न में रोज 1000 से ज्यादा आग लग रही हैं। तो वो देखिए। ठीक बात। और इसी से जुड़ा एक और थोड़ी जानकारी दे दूं कि वहाँ के जो सबसे हार्डकोर लेफ्टिस्ट लीडर थे जिनको बोल्सोनारो ने जेल में डाला गया था, वो आज़ाद हो गए और चुनाव में उनके खिलाफ चुनाव का कैंपेन कर रहे हैं। हाँ? अपना अभियान चला रहे। तो देखते हैं वहाँ पे होता क्या है। तो ये बात भी है कि मतलब हमारे पॉलिटिशियंस में इतनी, जो विपक्ष में है उनमें इतने दम भी नहीं है कि वो जेल में जाकर, कई देशों में वो हमारे बेसिकली ये जो पूरा उत्कर्ष है जो जिस फिनोमेना का जिक्र कर रहे हैं, उसमें एक चीज जो विपक्षी की तरफ से जिसकी कमी दिखी या बहुत घनघोर अभाव दिखा, वो ये है कि एक्चुअल रियल फाइट करने का जज्बा किसी विपक्ष के नेता ने उस तरह से नहीं दिखाया। एक नेता है लालू यादव जो अपने स्वास्थ्य की वजह से भी बहुत बुरी हालत में है, इसके बावजूद उन्होंने दिखाया है और उसका मैं कहूँगा कि उसका पॉलिटिकल डिविडेंड भी दिखा है। उनकी पार्टी पिछले साल जो चुनाव थी उसमें लगभग चुनाव जीतते रही, फिर भी सबसे बड़ी पार्टी है और अब गठबंधन की सरकार में तो है ही है उनकी पार्टी। तो वो जो लड़ाई का जो है नेताओं का जेल जाने का जो वो था, जेल से जो यारी थी, वो लगभग खत्म। आप इसे क्लोज करें क्योंकि पर्यावरण मेरे सब्जेक्ट है, दिल के करीब है। तो मैं लोगों को बता दूं कि अमेज़न जो है वहाँ हर सेकंड एक फुटबॉल ग्राउंड के बराबर जंगल खत्म हो रहा है। तो ये बहुत ही चिंता का विषय है क्योंकि अमेज़न दुनिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम अमेज़न की बात क्या करें, हमारे देश के अंदर जैसे हसदेव अरण्य पे खतरा छाया हुआ है, तो उसके बाद तो दुनिया का फेफड़ा भी कहा जाता है अमेज़न को ना। हमसे बातचीत करने के लिए नीरजा जी, शार्दुल, हृदय, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। शुक्रिया आपका भी, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैम। थैंक्स मैम, थैंक्स अ लॉट। न्यूज लॉन्ड्री के सभी पॉडकास्ट टिचर, iTunes और दूसरे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध हैं। खबरों को विज्ञापन के दबाव से आजाद रखें, न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें।